चलिए बेटा, तो क्लास में कल क्वेश्चन कर रहे थे हम करंट के ना। तो करंट के ही कुछ क्वेश्चन करूंगा। पहले तो एक क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट रहता है करंट किस टाइप से करंट पूछा जा सकता है आपसे। तो जैसे एक क्वेश्चन बनता है इसमें भी, करंट हमें पता है करंट क्या है। करंट है चार्ज बाय टाइम। ये करंट है चार्ज बाय टाइम। बेटा एक क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई चार्ज रोटेट करे, रोटेटिंग चार्ज, जैसे मान लो एक चार्ज है क्यू, वो आर रेडियस के सर्कल में रोटेट करता है विद सम स्पीड। इस पर ध्यान दो बेटा, इस पर ध्यान दो। तो अगर मान लो कोई रोटेटिंग चार्ज है, उस रोटेटिंग चार्ज के कारण करंट क्रिएट होगा, आपसे वो करंट पूछा जाएगा। मैं ये मान के चलूंगा कि चार्ज कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, चार्ज इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये बताइए इस चार्ज का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये कितने टाइम में एक रोटेशन पूरी करेगा। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन होगा सरकमफ्रेंस बाय स्पीड। इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सरकमफ्रेंस बाय स्पीड। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगी, स्पीड से डिवाइड कर दो, एक बार रोटेट करने का टाइम आ जाएगा। ये होगा इसका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड आ गया, करंट निकालना है, तो चार्ज बाय टाइम पीरियड। तो चार्ज को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो तो करंट बन जाता है क्यू ओवर 2 पाई आर बाय वी। ये वी ऊपर आ जाएगा तो करंट हो जाएगा क्यू वी ओवर 2 पाई आर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट ड्यू टू रोटेटिंग चार्ज। तो रोटेटिंग चार्ज के कारण हमें करंट निकालना, तो क्यू वी ओवर 2 पाई आर यहां से निकल जाएगा। तो इसमें स्पीड पता होनी चाहिए हमें, रेडियस और चार्ज की वैल्यू, तो इससे करंट निकाला जा सकता है। और एक बात, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन में तो स्पीड और ये रेडियस वगैरह दी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस में स्पीड और रेडियस नहीं दी होती, आपको टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी दी होती है। टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी दी होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब उसका उस फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड देखे तो यहां से आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चन में टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन दी हो तो यहां से आंसर निकाल सकते हो। तो फिर करंट बनेगा क्यू इंटू न्यू। 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहां से करंट निकाला जा सकता है। आई इज इक्वल टू क्यू इंटू न्यू। तो करंट फ्रीक्वेंसी दी है तो इसे निकाल लो, स्पीड और रेडियस रखे तो यहां से निकाल लो। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में। मान लो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो आपसे पूछता है उस रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट क्रिएट होगा, करंट बताओ। मैंने क्या डेटा दिया, इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड द करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें इंफॉर्मेशन दी हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट। तो कुछ चीजें हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको पता होंगी। जैसे रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट की, हमें पता होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है रेडियस। 0.53 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की रेडियस। ऐसी स्पीड ऑफ रोटेशन फर्स्ट ऑर्बिट में अप्रोक्सीमेटली 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होती है इलेक्ट्रॉन की स्पीड फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई तो मैं इलेक्ट्रॉन के कारण या इलेक्ट्रॉन की रोटेशन के कारण करंट निकाल दूंगा। अभी आपने मेरे को करंट का फॉर्मूला बताया है क्यू वी ओवर 2 पाई आर। इसमें वैल्यू भर दो, तो आई इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। स्पीड दे दी इसने 2 पाई, तो 2 इंटू 22/7। रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10। तो यहां से आप करंट क्रिएट निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला भी, स्टेटमेंट में मैंने ना रेडियस मेंशन करी, स्टेटमेंट में ना मैंने स्पीड मेंशन करी, मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी कि इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व कर रहा है। मैंने कहा हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उससे मुझे रेडियस और स्पीड खुद पता करनी है। इसका मतलब ये हमारे वैसे सिलेबस में भी है, आगे चल के आएगा, एटम का चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो वहां बताई भी जाती है ये रेडियस होती है फर्स्ट ऑर्बिट की, ये फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड होती है। तो वहां से हम इसकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे। क्लियर, डन, ओके। एक फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल ले लूं, फ्रीक्वेंसी का, और देखो जैसे
मान लो ये कहता है कि अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल वो किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻14 हर्ट्ज। वो 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ एक सर्कुलर पाथ में अल्फा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। ये पूछ रहा है व्हाट इज द करंट क्रिएटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज द करंट क्रिएटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो क्यू इंटू न्यू, क्यू इंटू न्यू, तो क्यू की वैल्यू होगी 2e इंटू न्यू। तो करंट हो गया भाई 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फ्रीक्वेंसी होगी 10⁻14। तो करंट हो गया भाई यहां से 3.2 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर, 3.2 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर, ये करंट आ गया। तो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड क्या दे रखे, उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अभी तक जो मैंने एक फार्मूला करवाया करंट क्या होता है, करंट के मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिए, 10-12 क्वेश्चन हमने उसके ऊपर ले लिए, करंट से प्रोबेबल क्वेश्चन सारे के सारे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जैसे कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, मान लो आपने इस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया, कोई बैटरी या सेल कनेक्ट नहीं की, तो बैटरी या सेल कनेक्ट नहीं करते जब तक कंडक्टर पर, तो करंट नहीं आता। तो आपसे पूछते हैं कि जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते तो करंट क्यों नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते तो करंट क्यों नहीं आता। दो चीज पूछते हैं, करंट क्यों नहीं आता, दूसरा कि क्या जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं लगाते, क्या तब तक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते हैं, क्या तब तक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, वो चल नहीं रहे क्या। करंट क्या होता है, चार्ज का चलना, और कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो करंट जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो करंट नहीं आया, तो करंट का ना आना क्या ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। ये इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं आपसे। तो आप ये बताते हैं कि जब तक आप इस कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे तो करंट इसलिए नहीं आता, करंट इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। एक साइड से दूसरी साइड में कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जितना चार्ज लेफ्ट से राइट में जाएगा, जितना चार्ज लेफ्ट से राइट में जाएगा उतना ही चार्ज राइट से लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट से राइट गया उतना ही राइट से लेफ्ट आएगा, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज जीरो, और नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है तो करंट भी नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओगे तो कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। दूसरी बात, मैंने पूछा था क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो करंट नहीं आ रहा, तो क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। आप कहिए बिल्कुल भी नहीं है, रेस्ट में नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, सब मोशन कर रहे हैं, थर्मल मोशन है उनके पास, टेम्परेचर के कारण उनके पास स्पीड है। अगर किसी की इंडिविजुअल की स्पीड निकालोगे ना, किसी इंडिविजुअल की स्पीड निकालोगे तो वो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, थर्मल स्पीड लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास। बट उनकी मोशन से रैंडम है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे ऐसे जा रहा है, तो जिसके कारण नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता, और नेट फ्लो ऑफ चार्ज ना होने के कारण करंट नहीं आता। तो ये कारण है करंट का ना आना। तो इतनी स्पीड से लगभग इलेक्ट्रॉन चलते हैं, थर्मल मोशन तो इस ऑर्डर की होती है उनकी, बहुत तेज चलते हैं, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो है, इसलिए इसमें करंट नहीं आया। अच्छा एक चीज और, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो कोलिजन भी करते हैं, टकराते रहते हैं, कोई आपस में टकरा, कोई एटम से टकरा गया, ऐसे कोलिजन करते रहते हैं। कोलिजन के कारण उनकी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी लेफ्ट में मुड़ गया, कभी राइट में मुड़ गया, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया, ऐसे चलते रहते हैं, रैंडम मोशंस करते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, ये तो बताना था कि भाई ये क्वेश्चन यही था, व्हाई देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर व्हेन कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड विद बैटरी, क्यों करंट नहीं आता, ये पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। देखो बेटा इसमें समझो मेरी बात को, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझाता हूं, पहले डायग्राम पे जाना, ज्यादा जो लिख रखा है उस पर मत जाना, लिखे हुए पे बाद में बात करूंगा, पहले कंसेप्ट समझो बेटा। अब हमने क्या करा, बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी तो एक साइड हो गया हायर पोटेंशियल और एक साइड हो गया लोअर पोटेंशियल। जब आपने बैटरी या सेल कनेक्ट कर दी तो कंडक्टर पर लग गया पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर का एक सिरा हायर पोटेंशियल पर आ गया, एक सिरा लोअर पोटेंशियल पर आ गया, और कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में डेवलप होगी। पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कंडक्टर में। जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी, वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। आपको पता नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, फोर्स आ गया नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जैसे अपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर फोर्स लगाया, और उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की कोशिश करेंगे। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेंगे, मैं कोशिश बोल रहा हूं, ये नहीं कह रहा जाएंगे, इस बात में फर्क है। वो कोशिश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फोर्स तो उनको खींचेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, फोर्स तो खींचेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, बट जब वो चलेंगे तो रास्ते में कोलिजन होंगे, एटम्स के साथ, आयंस के साथ आपस में कोलिजन होंगे, उनके टकराएंगे, और कोलिजन के कारण उनकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहेगी। सबकी टेंडेंसी होगी नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की, फोर्स इधर खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स सबको खींच रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे इधर ही जा रहे होंगे ना, बीच में कोलिजन होते रहते हैं, कोलिजन के कारण बार बार डायरेक्शन की भी चेंज होती है, बट सबकी टेंडेंसी नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की है। बट देर इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि बार बार कोलिजन, बहुत ज्यादा कोलिजन होते हैं और डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है। तो सब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, टकराते हैं और रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो कोशिश सबकी, टेंडेंसी सबकी पॉजिटिव की तरफ जाने की है। तो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, आपने इसको कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई, या बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ उनकी वेलोसिटी भी आती है, कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी भी आएगी। तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ, सुनना अब मेरी बात को ध्यान से, मैं बताऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। मैंने कहा भी सारे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की है, क्योंकि फोर्स उनको उधर खींच रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, द एवरेज वेलोसिटी विद विच, द एवरेज वेलोसिटी विद विच electrons will move, the average velocity with which electrons will move towards the positive end of conductor, towards the positive end of conductor when external electric field is applied, पूरी बातें बतानी है, when external electric field is applied is called drift velocity। दोबारा सुन लो, the average velocity with which electrons will move towards the positive end of conductor, towards the positive end of conductor when external electric field is applied is called drift velocity। जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन जाते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, तो उस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती बहुत स्मॉल है, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का बहुत कम हो पाता है, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालो तो बहुत स्मॉल होगा, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी वेरी वेरी स्मॉल। डेफिनेशन, एक बच्चा कह रहा है डेफिनेशन रिपीट कर दो, आगे लिख रखी है मैंने डेफिनेशन, आगे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, ये मीनिंग समझाया अभी, तो ये नोट कर लो। देखो एक ये पॉइंट नोट कर लो इसमें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर बहुत स्मॉल होता है, 10 की पावर -4, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर है, लगभग इसके आसपास होती है, अप्रोक्सीमेटली, ऑर्डर का मतलब अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास होगी। अब इसको डिराइव करना मुझे, डेरिवेशन, डेरिवेशन के साथ लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका रिजल्ट तो है ही है और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इस कंडक्टर पर, मान लो इस कंडक्टर की लेंथ है L, L इसकी लेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई E, इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, force on each electron will be -E into E। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है Q into E, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन लगाया मैंने कि फोर्स इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारे इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स लगेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन के अंदर सेम एक्सेलरेशन होगा, सारे इलेक्ट्रॉन के अंदर सेम एक्सप्रेशन होगा, ये -E/m, सारे इलेक्ट्रॉन के अंदर सेम एक्सप्रेशन होगा -E/m। अब मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं, कोई एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे मानो कोई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये चला, यहां इसने कोलिजन किया, यहां ये टकरा गया, टकराने के बाद ये मुड़ गया, यहां चला, यहां कोलिजन कर गया, फिर यहां कोलिजन करने के बाद फिर डायरेक्शन चेंज होगी, यहां कोलिजन हो गया,
फिर मान लो यहां चला गया, यहां कोलिजन हो गया, फिर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यहां कोलिजन हो गया। मैं किसी इलेक्ट्रॉन का पाथ समझा लेके एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ सुनना ध्यान से। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की कोशिश कर रहा है, उसके बार बार कोलिजन हो रहे हैं, और कोलिजन के कारण उसकी डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रही है, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। और दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये जैसे ये ये सब रैंडम है। कोई कभी कम डिस्टेंस है, कभी ज्यादा डिस्टेंस, जैसे ये ज्यादा डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस है। तो दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन कवर करेगा, वो कभी कम होगा और कभी ज्यादा होगा। इसीलिए दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, वो भी कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। तो टाइम, क्योंकि सब प्रोसेस रैंडम है, इलेक्ट्रॉन का कोई स्पेसिफिक नहीं, कब टकराएगा कब नहीं टकराएगा। रास्ते में कोई जल्दी आ गया तो वहां टकराएगा, कोई दूर तक कोई आया ही नहीं तो कोलिजन नहीं हुआ। तो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है और टाइम है, वो रैंडमली कम ज्यादा होते रहते हैं। मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की। पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट होंगे, इसमें कोई ये नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन को गिन सकते हैं, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लू, मान लो वो एक इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन के बीच में, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन के बीच में T1 टाइम लेता है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन के बीच में T1 टाइम लेता है, तो मैं उसकी वेलोसिटी लिखने के लिए इक्वेशन यूज करूंगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये इक्वेशन यूज करूंगा मैं। उसका टाइम मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नाम दे दिया T1, तो मैं उसकी वेलोसिटी लिख दूंगा v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a T1। ये जो u1 है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो थर्मल वेलोसिटी के बराबर है। दिस u1 इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर, जिसको थर्मल वेलोसिटी बोलेंगे u1 को। ये वेलोसिटी T1 टाइम के बाद है। ए एक्सलेरेशन है। ऐसे ही मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लूं, तो उसकी वेलोसिटी में लिख सकता हूं u2 प्लस a T2। मान लो हमारे कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन है, तो nth की मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं un प्लस a Tn। ये सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी। तो अब ये इनकी निकालनी मुझे एवरेज वेलोसिटी, इनकी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनकी एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो होगी भाई v1 प्लस v2 प्लस vn डिवाइड बाय n। इसमें v1 v2 vn इन सब की वैल्यू भर दो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बनेगी u1 प्लस a t1 प्लस u2 प्लस a t2 प्लस un प्लस a tn डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी u1 प्लस u2 प्लस un। इनको मैं इकट्ठा कर रहा हूं, थर्मल वेलोसिटीज को, थर्मल वेलोसिटीज को, बाकियों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। उनमें सबके अंदर ए कॉमन है, बाकी सब में ए कॉमन है। तो वो बनेगा ए कॉमन लेने के बाद T1 प्लस T2 अप टू Tn डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n। अब मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना। देखो ये u1 u2 un, दीज आर थर्मल वेलोसिटीज, ये थर्मल वेलोसिटीज हैं टेम्परेचर के कारण जो आई हैं। और ये होगी एवरेज थर्मल वेलोसिटी। इन सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दिया, इन सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दिया, तो ये होगी एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज थर्मल वेलोसिटी है। और बेटा एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है। कैसे कह रहा हूं मैं जीरो होती है? आप सोचो, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था, तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं वेलोसिटी के कारण चल रहे थे, इन्हीं वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, और देयर वाज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था। इसका मतलब इन सब वेलोसिटीज का एवरेज जीरो है, इन सब वेलोसिटीज का एवरेज जीरो। तो इसको पुट करोगे जीरो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। अब एक ये तो हो गया, इसकी जगह तो मैं भरूंगा जीरो। अब एक चीज और सुनो, ये क्या है? T1। T1 है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो कोलिजन के बीच में लिया गया टाइम। T1 क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो कोलिजन के बीच में लिया गया टाइम। T2 क्या है?
दो इलेक्ट्रॉन्स के सॉरी सेकंड इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो कोलिजन्स के बीच में लिया गया टाइम। ऐसी टी एन क्या है? टी एन दो कोलिजन्स के बीच में nth इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिया गया टाइम। तो इन सब का ये एवरेज आ गया, ये एवरेज आ गया। तो ये जो वैल्यू है ये होगी एवरेज टाइम। दिस इज एवरेज टाइम टेकन बाय ऑल इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज एवरेज टाइम टेकन बाय ऑल इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये एवरेज टाइम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं इसकी जगह तो भर दूंगा 0 और ये वैल्यू बन जाएगी VD इज इक्वल टू A। और ये जो एवरेज टाइम यहां से आएगा, यहां से जो एवरेज टाइम आएगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा टाउ से। टाउ 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 एक सिंबल यूज करते हैं हम एवरेज टाइम के लिए, एवरेज टाइम के लिए। तो ये जो एवरेज टाइम है मैंने टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको नाम दिया गया है यहां, इस एवरेज टाइम को रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, इस एवरेज टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और यहां अगर मैं ए की वैल्यू भर दूं, मैंने ये ए की वैल्यू निकाली थी शुरू में, ए की वैल्यू, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो बन जाती है -EE बाय m इंटू टाउ। ये रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाता है हमारा, -EE बाय m इंटू टाउ। ये जो नेगेटिव साइन है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगी। यहां से मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो ये बनेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड EE बाय m इंटू टाउ। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है भाई। हाँ, अब इसमें एक बात नोट करो, ये जो टाउ है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम जिसको बोला मैंने, रिलैक्सेशन टाइम, दिस रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन, नोट करो ये बात, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम जो है दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम। तो दो कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये रिलैक्सेशन टाइम। आपसे पूछेगा ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा? प्रैक्टिकली सोच लो भी, रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो कोलिजन्स के बीच का टाइम। बेटा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड बढ़ेगी, वो जल्दी जल्दी चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी चलेंगे तो टकराएंगे जल्दी। क्या कह गया मैं? टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्यों घट गया? टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम इसलिए घट गया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड बढ़ गई, कोलिजन फास्ट होना स्टार्ट कर देंगे, और कोलिजन फास्ट होना स्टार्ट कर देंगे तो एवरेज टाइम कम हो जाएगा, कोलिजन का एवरेज टाइम कम होगा, तो वही रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। ये इसमें ध्यान रखना है। तो ये आपके पास डेरिवेशन आ गई, आसान है, बिल्कुल इजी है। सुनो कंसेप्ट की बात, सुनो ध्यान से सुनो। देखो यही थर्मल एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी EE बाय m इंटू टाउ। अब ये होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी EE बाय m इंटू टाउ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। एक होती है मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम आमतौर पर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मोबिलिटी को म्यू से। और वो होती है थर्मल वेलोसिटी, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। इसको मोबिलिटी कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो, इस रेशियो का नाम है मोबिलिटी। और ये बनेगी, डिवाइड करोगे तो ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम, ये बनेगी ई टाउ बाय एम, दैट इज मोबिलिटी। तो ये कई बार, ज्यादातर तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी जाती है आपसे, ज्यादातर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी जाएगी, लेकिन कभी कभी मोबिलिटी के बारे में पूछ लेता है, तो मोबिलिटी यहां से निकाल सकते हो फिर आप, इससे मोबिलिटी का आंसर आ जाएगा। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं कंसेप्ट की बात बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना उस कंसेप्ट को भाई, कॉन्सेप्चुअल बात बताने जा रहा हूं, सुनना एक बार। जैसे ये कंडक्टर है भाई, पहले मैं आपसे आंसर पूछूंगा,
पहले आप मुझे आंसर देना, फिर मैं उसको अपनी तरफ से समझाऊंगा। जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इस कंडक्टर पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ये कंडक्टर है, इस पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। मैं आपसे ये पूछूंगा, जब आप इस कंडक्टर के को ले रहे हो, तो ये बताओ मुझे, क्या इस कंडक्टर के अंदर, पूरे वर्ड को सुनना मेरे को, और जवाब मुझे सबका चाहिए बोर्ड पर, जवाब मुझे सबका चाहिए, कोई भी बच्चा ऐसा चुपचाप मत बैठे रहना। आप मुझे बताना, क्या इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी? क्या इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी? इस जवाब का नाम दो, यस और नो। अब देखो, ज्यादातर बच्चों के आंसर आ गए, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया नो, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया नो, और इसका आंसर है यस। यस, इसका आंसर यस है। कुछ बच्चों ने आंसर यस दिया था, कुछ ने, 15% बच्चों ने आंसर यस दिया था, मैक्सिमम ने इसका आंसर नो दिया था। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। एक तो ये नोट कर लो, कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं। ये जो गलतियां करोगे तुम, कर दी तुमने गलती, तुमने गलती कर दी, इसको अब दोबारा ना कर दियो पेपर में आ जाए तो। मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, और मैं कह रहा हूं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। क्यों करेगी ये भी समझ लो, क्यों करेगी उसको भी पता होना चाहिए। देखो, आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन आपने वहां एक चीज भी पढ़ी थी कि कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल था, कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल था, ये भी पढ़ा था। यहां कंडक्टर का एक पोटेंशियल, एक साइड हायर पोटेंशियल है और एक साइड लोअर पोटेंशियल है। नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल। तो इसका मतलब जब कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल हो, कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल हो, तो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट नहीं होगा। याद करो, मैंने एक पॉइंट बताया था कि कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा इनफाइनाइट नहीं होता, और ये दूसरी यूनिट में काम आऊंगा। स्पेशल बताया था मैंने, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बताया था, इसी के लिए, आज के लिए बताया था मैंने वो। तो जब कंडक्टर के पोटेंशियल बराबर ना हो, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल हो, तो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट नहीं होता, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइनाइट होगा। और कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइनाइट होगा, तो अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो पहली बात तो क्यों करेगी उसका रीजन समझ में आएगा। अब ये सोचो, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कैसे चलते? इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर के सरफेस, जैसे ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन तो सरफेस पे भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी चल रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, अंदर वाले भी सरफेस वाले भी। अब सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो सब पर फोर्स लग रहा है, फोर्स कौन लगाएगा? फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। इसका मतलब अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन चले हैं, तभी तो करंट आया है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये तो बात होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन, अब बात सुनो, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो करंट होता है वो अंदर अंदर होता है या सरफेस पर होता है? आप कहेंगे सरफेस पे भी करंट होता है, अंदर भी करंट होता है, हर जगह करंट होता है भाई। पूरा कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर है, मान लो ये रोड है मेटल की, तो डायरेक्ट करंट तो अंदर भी होता है, डायरेक्ट करंट बाहर भी होता है। मैं बोल गया डायरेक्ट करंट तो अंदर भी होता है, डायरेक्ट करंट बाहर भी होता है। मैंने ये कहा ना, मैंने करंट नहीं बोला, मैंने कहा डायरेक्ट करंट अंदर भी होता है, डायरेक्ट करंट बाहर भी होता है। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट में कुछ फर्क है, अल्टरनेटिंग करंट में कुछ फर्क होता है। डायरेक्ट करंट पढ़ रहे हैं, हम तो बैटरी वाला करंट पढ़ रहे हैं, तो अंदर भी होगा बाहर भी होगा। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में याद कर लेना, अल्टरनेटिंग करंट अंदर नहीं होता, सरफेस पर होता है, लिख लो। अल्टरनेटिंग करंट सरफेस पर होता है, अंदर नहीं होता। लिख लो बात, ये नोट करनी है, कोई पूछ ले बाई चांस। डीसी तो जैसे मेटल की रोड है, मेटल की रोड है, डीसी में हर जगह होगा, अंदर भी सरफेस पर भी। एसी केवल सरफेस पर होगा, अंदर नहीं होगा, नोट कर लो। और एसी सरफेस के सरफेस में से फ्लो करता है, अंदर फ्लो नहीं करता। इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट, इसको स्किन इफेक्ट कहा जाता है। एसी शो करता है स्किन इफेक्ट, एसी स्किन इफेक्ट शो करता है, ध्यान रखियो। तो चलो, अब तो बात है, चलो ये तो होगी। अब एक बात, एक पॉइंट और समझो भाई, एक पॉइंट और समझो, ध्यान दो। जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, हाँ चलो, अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया मान लो हमने,
मान लो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, सुनते जाना, मेरी बात को नोट करना, कंसेप्चुअल बातें बता रहा हूँ, किसी बुक में हो सकता ना लिखी हो, ये इतनी जो माइन्यूट लेवल पर बातें बताई जा रही जो। अब सुनो एक बार, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये चला, यहाँ कोलिजन हो गया, फिर यूं मुड़ गया, यहाँ आ गया, फिर कोलिजन हो गया, यहाँ चला गया, फिर यूं चला गया, फिर यूं चला गया। अब ये मैंने दिखा रखा है कि ये मान लो एक कंडक्टर है, मेरे क्वेश्चन को समझना है, जिसका आंसर मैं साथ साथ बताऊंगा अभी। अब आपने ये समझना कि कंडक्टर है, आपने इस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है। आप ये सोचो कंडक्टर है, उस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी। ये इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन लेकर मैंने उसका पाथ दिखाने की कोशिश करी, उसका पाथ दिखाने की कोशिश करी, तो आपसे ये पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा। आप कहेंगे जिगजैग होगा जी, कभी किधर मुड़ गया, कभी किधर मुड़ गया, रैंडम मोशन से जिगजैग पाथ होगा। ठीक है, बात सबको पता होता है, सब जिगजैग पाथ होता है। फिर आपसे ये पूछेगा कि भी इलेक्ट्रॉन का दो कोलिजन्स के बीच में पाथ कैसा होगा। इलेक्ट्रॉन का दो कोलिजन्स के बीच में, जैसे यहां से यहां का पाथ, यहां से यहां का पाथ, यहां से यहां का पाथ, यहां से यहां, दो कोलिजन्स के बीच का पाथ कैसा होगा। आप कहेंगे दिख रहा जी स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल जी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। दो कोलिजन्स के बीच का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, कब, when there is no potential difference is applied, when there is no potential difference is applied। बात सही आई। तो इस तो ये लिख लो, path between two collisions will be straight line, path between two collisions will be straight line when no potential difference is applied। जब कोई potential difference अप्लाई ना किया गया हो तो path between two collisions, दो collisions के बीच की बात है, टोटल path की बात नहीं हो रही है, between two collisions will be straight line। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। तो मान लीजिए हमने लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, भाई बैटरी लगा दी, ले भाई ये कंडक्टर है, हमने इसके साथ बैटरी लगा दी, एक साइड पॉजिटिव पोटेंशियल, एक साइड नेगेटिव पोटेंशियल। अब कोई एक इलेक्ट्रॉन लिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन, अब इस इलेक्ट्रॉन का पाथ, जैसे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो इधर लगना है, सबके ऊपर फोर्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही लगना है, सबके ऊपर फोर्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव लगना है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन चला, कोलिजन हो गया, कोलिजन के कारण डायरेक्शन चेंज होगी, यूं उड़ गया ये, लेकिन फोर्स इसके ऊपर यूं लगा, फोर्स यूं लगा, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको यूं घुमा देगा, यूं घुमा देगा, फिर यहां टकराया, फिर मुड़ गया भाई, फिर फोर्स इसको यूं खींच लेगा, तो फिर पाथ इसका यूं हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हो, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद दो कोलिजन्स के बीच में, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद दो कोलिजन्स के बीच में पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स किस शेप का होगा। तो क्या अब भी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, क्या ये पाथ अब भी स्ट्रेट लाइन है। आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अब ये पाथ कर्व्ड होगा, कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ होगा, बिल्कुल सही जतिन। अब बात आएगी कर्व्ड तो होगा, लेकिन कर्व की शेप कैसी होगी। फिर एक और ज्यादा बाढ़ की खाल ताड़नी हो ना, बाढ़ की खाल ताड़नी हो, फिर यूं पूछ लेगा कि भाई कर्व्ड तो है बट कर्व की शेप सर्कुलर है, भाई हाइपरबोला है, पैराबोला है, भाई आपका एलिप्स है, कैसी शेप है। कर्व्ड कैसा, किस शेप का कर्व्ड। पाथ विल बी पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोलिक, नॉट हाइपरबोला, हाइपरबोला नहीं भाई, पैराबोला, पैराबोला नॉट हाइपरबोला, पैराबोलिक पाथ होगा। अरे पैराबोलिक क्यों होगा, कोई पूछ ले भाई पैराबोलिक, पैराबोलिक क्यों। अरे भाई पैराबोलिक इसलिए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो या तो स्ट्रेट लाइन होता है या पैराबोलिक होता है, दो ही केस बनते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा हो पहले, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें 0 और 180 पर पाथ 180, 0 और 180 पर स्ट्रेट लाइन आया था, 0 और 180 पर स्ट्रेट लाइन आया था, उसके अलावा तो पैराबोलिक ही आया था, तो कोई भी एंगल हो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है ये पार्टिकल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना तो चलो सही नहीं है, लेकिन चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ इसका पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक, हाँ हाँ पैराबोला,
पैराबोला। नहीं, स्ट्रेट लाइन मत बोलियो, स्ट्रेट लाइन तो मतलब पता क्या स्ट्रेट लाइन बोलना, वो तो बिल्कुल बाई चांस की बात है, स्ट्रेट लाइन तो बाई चांस की बात है। आप मान के चलो 99.9999% का पैराबोलिक होगा, मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन तो बाई चांस कोई चल रहा हो पैरेलल एंटी पैरेलल तो है, तो उसमें बाई चांस को नहीं लेंगे, जो मैक्सिमाइज करेंगे ना, जो मतलब जनरलाइज करेंगे वो ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से करेंगे, तो ज्यादातर का पैराबोलिक होगा, तो पैराबोलिक बोलना पाठक में।